वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया। हम सब भारतवासी हैं। अगले 10 साल भारतवर्ष का होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भारतवर्ष में बने रहते हैं, यहाँ अगर आप निवेश करते हैं, वह बहुत ही सुनहरा मौका है वेल्थ क्रिएशन करने का। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। जब हम बोलते हैं कि अगला 10 वर्ष भारतवर्ष का होगा, इसका मतलब क्या है? ओबियसली जब तक भारत वर्ष में कुछ ऐसे इनिशिएटिव नहीं हुए हैं जिसका कि दूरगामी प्रभाव होने वाला है, जिससे यहाँ में सुख और संपदा का विकास होने वाला है, तभी यहाँ का स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, तभी यहाँ का इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो आज की इस चर्चा में हम उन फैक्टरों की बात करेंगे जो भारतवर्ष के लिए बहुत ही फेवरेबल है और भारतवर्ष के इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक पर डाल करके विश्व का बहुत पावरफुल देश बनाने वाला है। उसके बाद हम यह बात करेंगे कि सिचुएशन में हमें किन सेक्टरों में और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि भारत के ग्रोथ का हम फायदा ले सके। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया, यह हमारा आज का टॉपिक है। इंडिया और ग्रोथ हाईवे अगर आप देखेंगे तो कोरोना के दौरान भारत विश्व का सबसे तेज बढ़ता हुआ इकोनॉमी के रूप में उभर करके आया है। एक बड़े देश की इकोनॉमी में ऐसे एक छोटे मोटे देश हो सकते हैं जहां का ग्रोथ यहां से ज़्यादा हुआ हो, लेकिन अगर आप बड़े इकोनॉमी की बात करें तो भारत सबसे तेज से बढ़ता हुआ इकोनॉमी के रूप में इमर्ज किया। अब प्रश्न है कि इस हाईवे पर लाने का कारण क्या है, इसका मेन इनिशिएटिव क्या रहा है। चलिए हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ग्लोबल ऑफशोरिंग एक ऐसा टूल है जो इंडिया को बहुत ही एडवांटेज दिया। 1990 के दशक में जब हम सॉफ्टवेयर में थे, उस समय Y2K का प्रॉब्लम विश्व के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था और विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां सोच रही थी कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आया जाए। इंडिया के IT इंडस्ट्री ने इस चैलेंज को अपने ऊपर लिया और बहुत ही कार्यकुशलता के साथ विश्व को इस प्रॉब्लम से बाहर किया। उस समय के बाद लोगों का एक सोच था कि अगर Y2K का समय खत्म हुआ तो फिर क्या होगा, लेकिन यह सर्विसेज इंडस्ट्री बढ़ता ही गया और इतना बढ़ता गया कि आज विश्व में हमारा बोलबाला हो गया है। हम न केवल IT इंडस्ट्री और के सर्विसेज की बात करते हैं, हम कॉल सेंटर्स में भी सबसे आगे। विश्व के अच्छी से अच्छी कंपनियां अपना कॉल सेंटर इंडिया से चलाती है, जिसके चलते इंडिया का एम्प्लॉयमेंट सुधरा है। और उतना ही नहीं, इंडिया में आगे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। कॉल सेंटर के बाद मेडिकल रिसर्च की एरिया में और बहुत सारे एरिया है जहां की ऑफशोरिंग ने इंडिया को बहुत ही बड़ा फायदा पहुंचाया है। यह ट्रेंड कोई रुकने वाला नहीं, यह ट्रेंड बढ़ता ही जाएगा। अगर आपको मालूम होगा कि इंडिया में का मीडियन एज करीब 28.5 ईयर्स है। यहाँ का जो यंग वर्कफोर्स है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हमारे विकास की गति को बहुत तेजी से आगे ले जाने वाला है। दूसरी इनिशिएटिव जो पिछले 8-9 सालों में लिया गया है नए गवर्नमेंट से, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर हम थोड़ा समय देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन वन योजना, जिसके तहत घर घर में बैंक खातों का खुलना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कोई भी सहायता जो सरकार से मिलती है डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में ट्रांसफर किया गया। डिजिटाइजेशन, जिसके चलते कि इनकम टैक्स का रिटर्न भरना हो या बिजली का बिल जमा करना हो, सब काफी सुविधाजनक हो गया। यह केवल सुविधाजनक है या इससे और भी इकोनॉमिक फायदे हैं? अगर आप देखेंगे, पहले हम घंटों बिजली के बिल जमा करने के लाइन में खड़ा हुआ करते थे, जिसके चलते हमारा प्रोडक्टिव आवर्स का लॉस होता था। आज हम अपने मोबाइल फोन से वह बिल कहीं से भी पे कर सकते हैं। इसके चलते क्या हुआ है कि ट्रांजैक्शन का स्पीड बहुत बढ़ गया है और लोगों की एफिशिएंसी बढ़ी है। उसके चलते लोग अपना समय प्रोडक्टिव काम में लगा करके और कुछ न कुछ पैसे का
अर्जन करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही उम्दा स्टेप है। दो स्टेप जो इंडिया ने लिया है, जो विश्व प्रसिद्ध स्टेप होकर उभरा है, चलिए उसकी हम बात करते हैं। एक है यूपीआई। यूपीआई पेमेंट इंडिया का टेक्नोलॉजी है, इंडिया का इजाद किया हुआ टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी ने हर जगह शोर मचा रखा है। जब ये टेक्नोलॉजी का लॉन्च हुआ था उस समय बहुत लोगों का कहना था कि हमारा देश गरीब है, गरीब देश में लोग इसको अडॉप्ट कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप देखें, आप किसी भी गांव चले जाए, किसी भी नुक्कड़ पर चले जाए, एक छोटे सब्जी के व्यापारी को भी लोग यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं, और यह एक इतना ही प्रसिद्ध हो गया है जिसके चलते यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही मोमेंटम मिला है। यूपीआई प्रोसेस रिकॉर्ड 7.82 बिलियन ट्रांजैक्शन इन दिसंबर 2022 एंड 126 लाख ट्रिलियन रुपीज का ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू दिसंबर में हुआ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसका ग्रोथ रेट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यूपीआई के इस ग्रोथ को देखते हुए यूपीआई केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। यह कहा जाता है कि कैश इज किंग, और यूपीआई इज नथिंग बट इज अ मेथड ऑफ मैनेजिंग कैश। तो देयरफॉर इंडिया के लिए विश्व में अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करने में यूपीआई का बहुत ही बड़ा योगदान है, और बहुत तेजी से यह आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए यूपीआई के विषय में कुछ और हम देखते हैं। इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो कि यूपीआई है, यूएई, ओमान, सऊदी अरबिया, मलेशिया, फ्रांस, बेनेलक्स मार्केट्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इन कंट्रियों ने इसको अडॉप्ट कर रखा है, और यहाँ अडॉप्ट करने के साथ ही साथ विश्व के अगले 13 कंट्रियों ने इस सिस्टम को अपने यहाँ इंप्लीमेंट करने का एमओयू साइन किया है। अब इस पर इंडिया गवर्नमेंट यहाँ काम कर रही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी यूपीआई के थ्रू हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा कोई मजदूर भाई यूएई में काम करता है, जिसका कि तनख्वाह वहाँ धर्म में पे किया जाता है, उसको अपने घर पैसा भेजने के लिए धर्म से उसको यूएसए में डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, और वहाँ से वो बैंक के स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू इंडिया में ट्रांसफर होता है उसके बैंक में, फिर वहाँ से उसको रुपये में कन्वर्ट करके उसके बैंक खाते में उसके घर वालों को दिया जाता है। जब यूपीआई क्रॉस बॉर्डर फंक्शन आ जाएगा, फिर वह इंसान अपने खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकता है, उसे स्पीड बढ़ेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, जिससे अपने देश को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। इस विकास को देखते हुए यूएस, अमेरिका ऐसी इकोनॉमी जिसका कि दबदबा पूरे विश्व में है, उसका दबदबा उतना विश्व में नहीं है हथियार के चलते जितना कि यूएस डॉलर के चलते है। क्योंकि यूएस डॉलर एक ही करेंसी है जो कि दादा करेंसी के रूप में जाना जाता है, और आपने देखा होगा कि यूएस इकोनॉमी बहुत ही अच्छा नहीं कर रहा था, पर यूएस डॉलर मजबूत होता जा रहा था। इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। और क्या होता है, जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे, क्योंकि यूएस डॉलर एकमात्र करेंसी है जिसे लोग सिक्योर्ड करेंसी मानते हैं, और जब अनिश्चितता आती है बाजार में, लोग अपना पैसा यूएस डॉलर में जमा करना शुरू करते हैं, जिसके चलते रुपी डिप्रिशिएट किया काफी हद तक, और यूएस डॉलर अप्रिशिएट करके यूएस डॉलर इंडेक्स 111-112 हो गया था, अभी अगेन वह 101 के आसपास होवर कर रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यूपीआई के इनिशिएटिव के चलते अगले दशक में इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। गूगल के सीईओ श्री सुंदर पिचाई ने कहा कि उन्होंने इंडिया में गूगल पे अडॉप्ट किया, उन्होंने गूगल पे का डेवलपमेंट किया, और गूगल पे प्लेटफॉर्म को बहुत सारे अदर कंट्री में ले जाना चाहते हैं। अमेरिका को इससे थोड़ी सी परेशानी है, बिकॉज अमेरिका यह देखना नहीं चाहता कि यह यूपीआई का ग्रोथ यूएस डॉलर के डाउनफॉल का कारण बने। मैं यह नहीं कहता कि यूपीआई यूएस डॉलर की डोमिनेंस को खत्म करने वाला है, बट उस डायरेक्शन में जो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री का इनिशिएटिव है, उस पर यूपीआई का बहुत ही बड़ा सहयोग रहेगा। इसके अलावा आप जैसा कि जानते हैं कि आज के दिन में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बहुत हो चुका है, और इंडिया ने 2014 में जबकि मोदी सरकार शासन में आई, उस समय अपना कार्ड लॉन्च किया जिसका कि नाम है रुपे कार्ड। अगर आप देखेंगे तो इसकी एक्सेप्टेंस आज के दिन केवल इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया के बढ़ता हुआ प्रभाव को देख करके नेबरिंग कंट्री के साथ जहां इंडिया बिजनेस कर रहा है, आए दिनों में इट वोंट बी ए सरप्राइज, इट वोंट बी
सरप्राइज दैट रुपे कार्ड इज एक्सेप्टेड आउटसाइड इंडिया एंड स्लोली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि इसका प्रोसेसिंग फी बहुत कम है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है और इंश्योरेंस कवर इस पर भी है। इसका जो कंपेरिजन अगर आप देखेंगे तो यह रुपए एक इमर्ज हो रहा है मास्टर और वीसा कार्ड को चैलेंज करने के रूप में। इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर इकोनॉमी है, हम विश्व के दूसरे नंबर के देश हैं जनगणना के और जनसंख्या के मामले में। जो कंजम्पशन अगर हम मास्टर और वीसा कार्ड यूज करते थे तो इसके जो फी के रूप में यूएस इकोनॉमी को बहुत फायदा होता था। इसका बिजनेस स्लोली रुपए कार्ड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि इंडिया को एक बहुत बड़ा पार्ट बनाने में मददगार साबित होगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यह एनर्जी का रेस है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरा विश्व परेशान है, जहाँ की पॉल्यूशन का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो एनर्जी के नए सोर्स के रूप में रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। इंडिया 2030 तक 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने की बात कर रहा है और इसमें काफ़ी तेजी से प्रगति हो रही है। तो इंडिया एक ऐसा इकोनॉमी होगा जो एनर्जी के मामले में बहुत देशों से आगे होगा। अगर आप इंडिया को देखें तो आए दिनों में मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी विकास हुआ है। हम विश्व के दूसरे नंबर के देश हो गए हैं मोबाइल हैंडसेट बनाने के मामले में। डिफेंस प्रोटेक्शन में हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है और डिफेंस इक्विपमेंट्स हम एक्सपोर्ट करना शुरू किए हुए हैं। तो डिफेंस के जो शेयर्स है वो भी एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। और आए दिनों में यूक्रेन और रशिया वॉर के चलते यूरोपियन कंट्रीज सब अपने को आर्मामेंट के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहते हैं और इंडिया पहले एक इंपोर्टर हुआ करता था, एक आयातक हुआ करता था, अभी एक निर्यातक के रूप में आगे आया है और हम यहाँ से एमुनेशंस विश्व के दूसरे देश को देंगे। आपने देखा कि इंडिया ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोविड के समय में और उस समय इंडिया ने जिस तरह से वैक्सीनेशन के मामले में आगे आकर के बहुत विश्व के देशों की सहायता की, वह एक प्रशंसनीय कदम था। तो इंडिया का कद दिन दिन बढ़ता जा रहा है और आए दिनों में यह कद बढ़कर के इतना बड़ा हो जाएगा कि हम विश्व के तीसरे बड़े इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होंगे। यह एक मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट का एक अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ता हुआ केवल अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया विश्व का थर्ड इकोनॉमी अगले फ्यू ईयर्स में होने की संभावना है, सरपासिंग जापान एंड जर्मनी एंड हैव द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय 2030। बाय एंड ऑफ 2030 वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट के रूप में भी इंडिया इमर्ज करेगा। Thanks to global trades and key investments, the country has made in technology and energy. So basically यह जो संभव होगा और यहाँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसका ही परिणाम होने वाला है। यह एक G20 का पिक्चर है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री G20 के देशों के गणमान्य नेता के साथ बात करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या जिस तरह से बात करने का उनका शैली है या जो स्टाइल है उससे बहुत क्लियरली इमर्ज होता है इमर्जिंग इंडिया के पावर के विषय में। अगर आज 10 साल पहले अपने देश के कोई प्रधानमंत्री अगर बाहर जाते थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिलते थे या फ्रांस के प्रधानमंत्री से मिलते थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरनेट में जा करके उनके पिक्चर को आप देखें और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें। यह इंडिकेट करता है कि इंडिया is getting power in world order. That is very, very obvious. And consequently, India is getting power in the world order. And in our opinion, these idiosyncratic changes imply a once-in-generation shift and an opportunity for investors and companies. This is the statement by Morgan Stanley. एक जो एक वित्तीय क्षेत्र में एक दिग्गज है और जिसकी इन्वेस्टमेंट विश्व के बहुत सारे कंट्री में है और इमर्जिंग मार्केट में, डेवलप्ड मार्केट में और हर मार्केट में। यह उसी के रिपोर्ट का एक अंश है। तो दोस्तों हमने आपके सामने यह प्रस्तुत किया कि इंडिया is a emerging superpower and next 5 to 10 years it will be the third largest economy and by 2030 it will be the third largest
ट्रेडिंग एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, व्हाट इट मीन्स फॉर इन्वेस्टर लाइक मी एंड यू। इसका मतलब यह है कि अगर आप लंबे अरसे के लिए निवेश करें तो आप 10 और 15 साल में काफी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि किन सेक्टरों में हम निवेश करें। जहां तक सेक्टर का सवाल है, हमेशा अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो कोई एक कंपनी हीरो नहीं होता। जो 60 और 70s का हीरो था, आज वह हीरो नहीं है। आज नए कंपनियों का समूह आगे आया है और वह इकोनॉमी को वह प्रोपेल कर रहा है। इसलिए यह पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है कि वह कौन सा एक कंपनी होगा जो अगले 10 साल में 100 गुना ग्रोथ देगा। यह इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। हम उस बिजनेस में है भी नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम उन कंपनियों के समूह में निवेश करना चाहिए जो कि अगले 10 साल में अगर 100 गुना नहीं होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है पता लगाना, कम से कम 10 गुना 8-10 गुना हो सके और 20-25 साल में वह 20-25 गुना से ज़्यादा हो सके, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मित्रों, इसीलिए अगर आपका अनुभव शेयर बाजार में नहीं है तो एक बहुत बढ़िया जरिया है कि आप ETF के चलते, इंडेक्स ETF के चलते आप एक सर्च कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जिनका कि इंडेक्स ETF है। इंडेक्स ETF में क्या होता है कि इंडेक्स को मिमिक करता हुआ एक वह इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें इंडेक्स में जितने शेयर पार्टिसिपेट करते हैं उसी के प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट किया जाता है। तो फिर इससे फायदा क्या है, अगर टाइम टू टाइम इंडिया का सिचुएशन चेंज होता है, नए शेयर कंपनी आगे आती है, तो वो शेयर इंडेक्स में एंट्री पाती है, जिसके चलते क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडेक्स नॉर्मली इंडेक्स ETF 13.5% CAGR के रूप में बढ़ता रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे निवेशकों के लिए जिनके पास बहुत समय नहीं है या बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं, वह अपने फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडेक्स ETF के जरिए निवेश करें, ताकि यह वेल्थ क्रिएशन के रूप में बहुत बड़ा साबित हो सके और आए दिनों में वेल्थ क्रिएट कर सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने इस चर्चा में इंडिया के इमर्जिंग सिचुएशन को प्रस्तुत किया, कुछ फैक्ट प्रस्तुत किए, कुछ रिसर्च रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और आपके सामने एक सिनेरियो पेंट किया, जिसके चलते आप अपने निवेश को कैसे 2 गुना 4 गुना 10 गुना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन।